Good morning, students. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियां। अब हम इसकी प्रोसीजर सीखेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्व का होता है। तो क्रियाविधियों को ज्ञात करने के लिए जो है भिन्न भिन्न जो है विधियां हैं, उसको हम आज स्टडी करेंगे। और किसी भी जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म के लिए उसमें जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उससे हमें पता लग सकता है कि किस तरह का मैकेनिज्म है। तो उसके जो एनर्जी चेंजेस होते हैं, ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, वो उसकी सही डिटेल हमें मालूम पड़ सके, सही व्याख्या उससे कर सके। और जो ऑब्जर्वेशंस हैं, प्रायोगिक जो प्रेक्षण है, उनकी सही व्याख्या की जा सके। और ये जो सारी जो इसके गुण है, ये उससे मिलती जुलती जो अन्य रिएक्शंस है उन पर भी ये लागू हो सके। तो किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म या क्रियाविधि ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद विश्लेषण। तो ये क्रियाविधि जानने का पहला पद है कि जिसमें कि प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद जो बनता है, उसका एनालिसिस किया जाए। एनालिसिस मतलब उसके बारे में जाना जाए, उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसा है, कितनी मात्रा में बन रहा है, कितने प्रतिशत मात्रा में उसको ज्ञात किया जा सकता है। और उसी के आधार पे हम फिर पता लगा सकते हैं कि उसमें किस तरह की क्रियाविधि या मैकेनिज्म पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो समझ आएगा। जैसे हमने यहाँ लिया 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन, 4 कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड है, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन। अब इसका जो है अगर हम जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक टर्शरी प्रोडक्ट है ये, और एक है प्राइमरी प्रोडक्ट। तो टर्शरी प्रोडक्ट हमें जो प्राप्त हो रहा है उसका परसेंटेज है 85%, और प्राइमरी प्रोडक्ट जो है उसका परसेंटेज है 15%, 15%। तो अगर हम इसकी जगह 1 क्लोरो की जगह 3 क्लोरो लें, यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ क्लोरीन जो है क्लोरो ग्रुप तीसरे कार्बन पे, तो 3 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटीन अगर हम लेते हैं, उसका भी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो सेम यही है, 15% प्राइमरी प्रोडक्ट एंड 85% टर्शरी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो अब हम देखेंगे इससे हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। तो अब ये दोनों तरह की रिएक्शंस जो है, 1 क्लोरो और 3 क्लोरो वाला जो रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, तो इनके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, अब वो उसमें जो है रेजोनेंस होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए, और दोनों स्थितियों में जो है समान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और इस प्रकार की क्रियाविधि जो है इसमें SN1 होने की जानकारी मिलती है। अब ये क्योंकि इसमें देखिए ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट जो बन रहा है, यहाँ CH2 प्लस है, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और 3 क्लोरो वाला जो प्रोडक्ट है, इससे बन रहा है टर्शरी कार्बोकेटायन, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला कार्बन टर्शरी है, तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है। तो हमेशा टर्शरी कार्बोकेटायन जो है, तृतीयक कार्बोनियम आयन जो है, प्राइमरी या प्राथमिक कार्बोनियम आयन की अपेक्षा अधिक स्टेबल या स्थायी होता है। चूंकि प्राइमरी कार्बोकेटायन कम स्थायी है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल जो बना था वो भी 15% बनेगा, और टर्शरी जो है प्रोडक्ट
या टर्शरी कार्बोकेटायन अधिक स्थायी है, इसलिए इसके कारण जो अल्कोहल टर्शरी बनेगा उसकी मात्रा 85% बनती है। तो ये मैकेनिज्म से हमें ये जो है इनकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। तो हम पता लगा सकते हैं इस तरह से कि किस तरह का मैकेनिज्म पाया जाता है। सेकेंड मेथड इज डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं मध्यवर्ती, उनकी उपस्थिति की पहचान करके भी हम इसको कार्बनिक यौगिकों की मैकेनिज्म के बारे में पता कर सकते हैं। अब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इंटरमीडिएट्स मध्यवर्ती कब बनते हैं, जब 2 स्टेप रिएक्शन हो या 2 से अधिक। सिंगल स्टेप वाले में इंटरमीडिएट नहीं बनते, ट्रांजिशन स्टेट आती है। पर एक से अधिक पदों में जब क्रिया संपन्न होती है तो उन पदों के बीच में मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और इन इंटरमीडिएट्स की प्रेजेंस से ही यदि ज्ञात हो जाए तो अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म है उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की होगी। यदि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है, उत्पाद जो है स्टेबल बनता है, स्थायी है, तो रिएक्शन जो है उसको हम स्लो करके या उसे हम रोक के बीच में सेपरेट करके उसकी जो है स्ट्रक्चर को ज्ञात किया जा सकता है, उसकी संरचना को ज्ञात किया जा सकता है यदि उत्पाद इंटरमीडिएट स्टेबल है तो। जैसे हम यहाँ देखेंगे एमाइड है RCONH2, ये चेंज हो रहा है एमीन में, RCONH2 से RNH2 बन रहा है। अब इसमें मैकेनिज्म जो बताई गई है वो इस तरह है, RCONH2 रिएक्ट विद ब्रोमीन, HBr निकल जाएगा, देन RCONHBr का निर्माण होगा और इसके बाद जो है इंटरमीडिएट बनेगा RCONBr, ये नेगेटिवली चार्ज है, और फिर ये चेंज होगा आइसोसाइनेट में RnCO। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, फिर इसका वाटर के साथ रिएक्शन होके फाइनली ये एमीन में चेंज हो जाएगा। तो ये एमाइड से चेंज होता है एमीन में और CO2 रिलीज होगी, निकल जाएगी। तो इस तरह से हम इंटरमीडिएट को देख के मैकेनिज्म को पता कर सकते हैं कि वो किस तरह से हो सकता है। इंटरमीडिएट अगर अनस्टेबल हो तो उसकी जो प्रेजेंस को हम, अगर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, अस्थायी हो, तो हम कैसे देखेंगे, तो फिर उसके लिए हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो विधियां है उसके द्वारा हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि NMR है या कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसे हम NMR आदि से पता कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड प्रोसीजर है आइसोटोप इफेक्ट, समस्थानिक प्रभाव। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है जिससे कि बहुत सारी जो है रिएक्शंस की क्रियाविधि को ज्ञात किया गया है। और इसमें देखा गया है कि एक ही एलिमेंट के अगर आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनमें कि केमिकल जो है उनका बिहेवियर बिल्कुल समान होता है, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट्स जो है, द्रव्यमान उनके वेट्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो जो भारी वाले जो आइसोटोप होते हैं, मीन्स जिनका वेट ज़्यादा होता है, उनके कारण रिएक्शन के रेट में कमी आ जाती है। वेलोसिटी जो होती है, रिएक्शन का जो वेग होता है वो स्लो हो जाता है। तो यदि कोई हेवी आइसोटोप है, भारी समस्थानिक का उपयोग एटम के लिए, परमाणु के लिए किया जाए, तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, वेग निर्धारण जो पद है, उसमें जो बॉन्ड टूटेगा, तो रिएक्शन रेट में काफी कमी आ जाती है। इसे प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव या प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। जैसे C6H5 CHOH in presence of alkaline KMnO4, C6H5 CO बनेगा। पर यहाँ हाइड्रोजन की अगर हमने जगह ड्यूटेरियम लिया, D ले लिया, तो उसमें किस तरह से इसका प्रभाव होगा,
तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और C और D बॉन्ड का विदलन जो है, मतलब जो उनका बॉन्ड जो यहाँ पे टूटता है, तो उसका विदलन वेग निर्धारण पदों में होता है, जिसका कि इनका मान है दोनों का KH/KD है 6.7 वैल्यू है इसकी। और इसके विपरीत यदि टूटने वाले बंध के पास वाले परमाणु पर जो नियरेस्ट जो उसका एटम होता है, कोई हेवी आइसोटोप जुड़ा हो, भारी समस्थानिक जुड़ा हुआ हो, तो ये रिएक्शन के संपन्न होने में यदि इनका उपयोग हो रहा है तो उनका रेट जो है वो कम हो जाता है। वेग जो होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है कंपैरेटिवली कम हो जाती है, जो कि हम यहाँ रिएक्शन से देख सकते हैं। KH/KD की वैल्यू हो गई 1.1। यहाँ ड्यूटेरियम लिया है, उसकी रिएक्शन KOH के साथ करवाई गई, तो ये जो है प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। ये भी एक प्रोसीजर है। इसके बाद नेक्स्ट है काइनेटिक स्टडीज, गतिकीय विधि। अब काइनेटिक स्टडीज का जो है मैकेनिज्म पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, परंतु हम इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया किस कोटि की है, किस ऑर्डर की है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि पॉसिबल जो मैकेनिज्म्स है वो कौन सी हो सकती है। जैसे एल्किल हैलाइड्स का हाइड्रोलिसिस से जल अपघटन कराया जाता है, तो इसमें मैकेनिज्म दो टाइप्स की होती है, SN1 एंड SN2। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं मेथिल हैलाइड है, उसका जल अपघटन है, तो उसका अगर हम वेग देखें, रेट देखा जाए, तो यहाँ CH3Br और OH दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और जबकि अगर टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड लिया हमने और उसका जल अपघटन किया जाए, तो उसमें ये इक्वेशन बनती है। टर्शरी प्रोडक्ट पे इसका जो है ये वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो ऐसे ही अगर मेथिल ब्रोमाइड का जो हाइड्रोलिसिस जल अपघटन की अगर मैकेनिज्म हम देखें, तो वो इस तरह से होगी। ये भी इक्वेशन दिख रही है। और वेग निर्धारण पद होगा वो हमेशा स्लो होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होती है, जहां स्लो रिएक्शन होती है वो होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि OH आयन का भी इसमें योगदान है, इसलिए ये क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, बायोमोलिकुलर होगी। इस इक्वेशन से पता चल रहा है। इसके विपरीत अगर हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को देखें, टर्शरी जो ब्रोमाइड है उसका जल अपघटन किया जाए, तो उसमें वेग निर्धारण जो पद है उसमें OH आयंस का कोई भी योगदान यहाँ पे नहीं दिख रहा। ये स्लो वाली रिएक्शन है, तो ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। यहाँ पे OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी इसमें योगदान नहीं है, इसलिए ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और यूनिमोलिकुलर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इससे हम जान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिकल स्टडीज, त्रिविम रासायनिक अध्ययन। बहुत सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म या क्रियाविधि की जो पुष्टि है उनके स्टीरियोकेमिकल स्टडीज से होती है। जैसे SN1 और SN2 क्रियाविधि जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टडी से ही उनकी जो है कंफर्मेशन हुई है। जैसे मेथिल हैलाइड्स का जल अपघटन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जबकि अभी हमने पहले ही देखा पिछली स्लाइड में टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड्स का जल अपघटन एक या दो पदों मीन्स 2 स्टेप रिएक्शन है। तो मेथिल हैलाइड के जो दो हाइड्रोजन एटम्स है उनको यदि छोटे आकार के परमाणु एटम्स द्वारा प्रतिस्थापित करके उसे असम्मित करके फिर से जल अपघटन कराया जाए, तो वॉल्डन इन्वर्शन हो जाता है, जैसे कि यहाँ इक्वेशन में दिख रहा है। यहाँ हमने अगर दो हेवी आइसोटोप्स ले लिए D और F, फ्लोरोग्रुप और ड्यूटेरियम, और इनका जल अपघटन कराया जाए। पहले ये स्लो स्टेप है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट आएगी, फिर ये फास्ट है और यहाँ जो है प्रोडक्ट बनेगा। वॉल्डन इन्वर्शन हो रहा है, मतलब विपरीत ओरिएंटेशन हो गया, पीछे से अटैक OH करेगा
और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये अपोजिट ओरिएंटेशन वाला प्रोडक्ट बनता है, विपरीत विन्यास वाला उत्पाद बनता है, जिससे कि हम वॉल्डन इन्वर्शन, वॉल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। और इसके अपोजिट अगर हम टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड करा लें और इसी तरह से इसकी रिएक्शन करवाएं तो इसमें अलग तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। रेसिमाइजेशन हो जाता है, इसमें रेसिमीकरण हो रहा है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। ये दो तरह के ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं या रेसिमाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से स्टीरियोकेमिकल स्टडीज से भी हम किसी भी क्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म को पता